तो व्यूवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। रिसर्च मेथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं, जो कि एमसीक्यूज फॉर्म में आया था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2024 का पेपर अवेलेबल मेरे को हो गया है। कंपलसरी पेपर है और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में भी सेम सिलेबस है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प करेगी, सीसीएस के लिए भी हेल्प करेगी। और मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत भी करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। आप चैनल सब्सक्राइब करें सबसे पहले और उसके बाद प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। एमकॉम सोल्ड पेपर के नाम से भी है और अलग अलग जो सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे रिसर्च मैथोलॉजी आप देख सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से देख सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केटिंग के नाम से देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी सारे पेपर्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है ना। तो एमकॉम सोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा और जो अनसोल्ड पेपर है वो है एमकॉम अनसोल्ड पेपर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको काफ़ी सारे पेपर्स उसमें मिलेंगे। तो चलिए, क्यू क्वेश्चन सीरीज मेरे को किसी स्टूडेंट्स की मिली थी, ओरिजिनल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम क्वेश्चन है। मैंने टिक भी लगा दिए हैं। ये यूनिवर्सिटी की रिवाइज आंसर की भी एक्चुअली मैंने अवेलेबल कर ली थी आप लोगों के लिए। इसके बाद भी अगर आप आंसर से सहमत ना हो तो मैं कुछ इसमें कह नहीं सकता, क्योंकि ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की रिवाइज आंसर की है, उसकी साइट से अपलोडेड है ना। अब आपको नहीं मिलेगी क्योंकि 1.5-2 महीने बाद हट जाती है। तो चलिए प्रयास करते हैं क्वेश्चन पेपर को समझने का कि अब 2025 में कैसे आएंगे या उससे बाद के ईयर में कैसे आएंगे। नंबर फर्स्ट कि किसने अनुसंधान को नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास के रूप में परिभाषित किया? तो ऑप्शन भी करेक्ट है, रेड मैन और मोरी। सेकंड, अनुसंधान मूलतः है, तो वो पूछताछ की एक पद्धति भी हो सकती है, सत्य की एक खोज भी हो सकती है और तथ्यों का व्यवस्थित अन्वेषण भी हो सकता है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। थर्ड, एक शोध आधारित है। देखिए, जो भी एक रिसर्च बेस्ड होती है वो एक साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड होती है ना, ध्यान रखिएगा। तो वैज्ञानिक विधि पर सही आंसर है। यह कथन किसने दिया कि अनुसंधान अंतर्दृष्टि के माध्यम से किया गया एक ईमानदार प्रयास है? ये दिया है वॉटसन ने। शोध का डाटा आमतौर पर या सामान्यतः होता है। तो देखिए, दोनों ही तरीके से हो सकता है, ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए सी ही इसका करेक्ट आंसर है। दो, ए और बी है ना, दोनों इसका करेक्ट आंसर है सी। एक सफल शोध के लिए आवश्यकता है, तो देखिए प्लानिंग की भी होती है, गाइडेंस की भी होती है और एक्सपर्ट की भी हो सकती है। तो तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हैं, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। सैंपलिंग का डिजाइन कौन सा है? अब सैंपलिंग का डिजाइन तीनों ही हैं, वो संभवतः चयन भी हो सकता है, उद्देश्यपूर्ण तरीके भी हो सकते हैं और कोई मिश्रित नमूना या मिक्स सैंपल भी हो सकता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वेक्षण अनुसंधान विधि डैश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑप्शन बी, वर्णनात्मक अनुसंधान विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, 9th है, किसी शोध परिणाम की विश्वसनीयता का तात्पर्य इसकी डैश से है? तो वो इसकी वैलिडिटी से होता है, वैधता से। किसके मतानुसार अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये दिया है बोगार्ड्स ने। कौन सा साहित्य समीक्षा का तत्व नहीं है? जो मतलब लिटरेचर रिव्यू होता है। देखिए, लिटरेचर रिव्यू का कभी भी हेडिंग जो है वो एलिमेंट या शीर्षक नहीं, जो है ना, तत्व नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो इसमें शीर्षक या हेडिंग्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। शोध है एक, शोध जो होता है, सीधी सी बात है,
वो सिस्टमेटिक भी होना चाहिए एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट है कि व्यवस्थित और वैज्ञानिक जांच। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के आधार पर शोध कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से 4 टाइप के होते हैं। प्रश्नावली में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले के प्रश्नों के प्रकार हैं। देखिए, वो यस और नो में भी हो सकते हैं, वो एग्री और डिसएग्री भी हो सकते हैं, और वो ओपन और एंडेड भी हो सकते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सा शोध वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान को संदर्भित करता है जो व्यावहारिक समस्या को हल करना चाहता है? तो वो है व्यावहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। एकत्र किया गया प्राथमिक डेटा, यानी कि जो हम कलेक्ट करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है, डैश अनुसंधान का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है वो एक्सप्लोरेटरी ही होगा, खोजपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक अनुसंधान यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च की विशेषता है? तो वो होती है आगमनात्मक प्रक्रिया, इंडक्टिव प्रोसेस। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कुछ वर्ड्स इसलिए बोल रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इंग्लिश में उन वर्ड्स का पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विशेषता नहीं है? सीधी सी बात है, अभी पीछे क्वेश्चन भी आया था, तो अव्यवस्थित ही होगा जो विशेषता नहीं होगी। तो नॉन सिस्टमैटिक अनुसंधान है। अब अनुसंधान ऑप्शन सी क्या होगा? यानी कि जो रिसर्च है वो होगा किसी भी समस्या की सत्यता की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना। बिल्कुल सीधी सी बात है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। किसी भी अनुसंधान की पहली अवस्था जो स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है वो प्रॉब्लम ही हो सकती है, यानी समस्या ही। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। वह परिकल्पना जो शून्य परिकल्पना का विकल्प है, इसको इस प्रकार दर्शाया गया है, ठीक है ना। नल हाइपोथेसिस आपने वर्ड सुना होगा, तो इसको H1 से डिनोट किया गया है। ऑप्शन बी, यदि किसी शोधकर्ता को किसी परिकल्पना का परीक्षण करना है तो दो समूहों के साधनों के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है, तो वह उपयोग करेगा। सीधी सी बात है भाई, जब दो ग्रुप दिए होते हैं तो उसके लिए वो स्टूडेंट का टी टेस्ट करेगा, ठीक है। लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल, दो ये आपके चैप्टर्स होते हैं। तो जहां सैंपल 30 या 30 से कम होता है वहां पर स्मॉल सैंपल यूज होता है, 30 या 30 से ज़्यादा होता है तो वहां पर लार्ज सैंपल आपका यूज होता है। तो इसलिए ये जो टेस्ट है ना, कि टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, तो इनके थोड़ा सा आप टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे एक ये क्वेश्चन आया है स्टूडेंट का जो टी टेस्ट होता है, ऐसे उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, परिकल्पना परीक्षण किस प्रकार के अनुसंधान की मुख्य अवधारणा है? तो वो है प्रायोगिक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब एक शोधकर्ता अपने अध्ययन में एक वास्तविक शून्य परिकल्पना H0 को अस्वीकार करता है, देखिए यहां पर जो अस्वीकार करता है और वैकल्पिक परिकल्पना H1 को स्वीकार करता है, तो वह किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना है? देखो, मैं थोड़ा सा पहले भी मेरे को डाउट था, जो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, वह परिकल्पना जो शून्य परिकल्पना का विकल्प है, ठीक है, इसको इस प्रकार दर्शाया गया है। मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंस बता रहा हूं कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है उसको हम H0 से डिनोट करते हैं, और जो हमारा ये जो होता है वैकल्पिक परिकल्पना, जिसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं,
इसको हम H1 से डिनोट करते हैं। तो एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बच्चे यहाँ पर H0 पे निशान लगाएंगे ए वाले ऑप्शन पर, क्वेश्चन नंबर 21 में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ उसने बोला है कि वह परिकल्पना जो शून्य परिकल्पना का विकल्प है, हाइपोथेसिस दैट इज अल्टरनेटिव टू नल हाइपोथेसिस टू रिप्रेजेंट एज। तो बच्चे जो है वहां एग्जाम में केवल नल हाइपोथेसिस को मानेंगे, है ना, कि भाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो H0 पे ही डिनोट करेंगे। तो ध्यान रखना H1 डिनोट करना है। अब यहाँ पर हम उसकी इसी बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अब यहाँ देखिए अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा है कि जब एक शोधकर्ता अपने अध्ययन में एक वास्तविक शून्य परिकल्पना, देखिए आ गया ना, जो आपकी ट्रू और नल हाइपोथेसिस है, तो उसको तो H0 से डिनोट करते हैं, उसको तो अस्वीकार कर देता है। और जो आपकी वैकल्पिक परिकल्पना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसको H1 से डिनोट करता है। ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा है क्वेश्चन में। तो स्वीकार करता है, तो ये किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना है ना, जो एरर है वो किस टाइप की, तो ये टाइप 1 एरर होती है, ध्यान रखेंगे। वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार होने पर शून्य परिकल्पना स्वीकार न करने की संभावना कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं पावर, शक्ति, विभव। एक वैचारिक परिकल्पना निहितार्थ से तैयार की गई है, किसके, सिद्धांत के, थ्योरी। परीक्षण के उद्देश्य से विकसित समग्र यानी कि यूनिवर्स के बारे में एक बयान को कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। कोई भी कथन जिसकी वैधता का परीक्षण किसी नमूने के आधार पर किया जाता है, तो उसे कहलाता है, तो वो कहलाता है सांख्यिकीय परिकल्पना, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक, वैकल्पिक परिकल्पना को यह भी कहा जाता है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस, अनुसंधान परिकल्पना। एक परिकल्पना को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो उसको हम सरल, मिश्रित या समग्र, है ना, कंपोजिट या शून्य, नल, तीनों प्रकार से वर्गीकृत हम कर सकते हैं। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो देखो तीनों ही टाइप से हैं कि बुनियादी, अनुप्रयुक्त एवं क्रियात्मक अनुसंधान। बी दे रखा है ऑप्शन में मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी कि आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। और सी आपका दे रखा है दार्शनिक, ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान। ठीक है ना, तो सी भी दे रखा है आपको, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। एक शोधकर्ता द्वारा निकाला गया निष्कर्ष होना चाहिए, तो इसको यूनिवर्सिटी ने 2 ऑप्शन दिए हैं। वो निरीक्षण भी हो सकता है, वेरिफिएबल, और वो आलोचनात्मक जांच के अधीन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो दोनों ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, ये रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग है। चलिए, मात्रात्मक अनुसंधान है, क्वालिटेटिव रिसर्च चीज, तो ये एक चर आधारित होता है, वेरिएबल बेस्ड, जैसे x और y हमारे 2 वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल बेस्ड होता है। किसी विशेष व्यक्ति, स्थिति या समूह की विशेषताओं को सटीक रूप से चित्रित करने को कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तथ्य का विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना, वो क्या हो सकता है, तो हो सकता है किसी भी शोध जांच का अंतिम भाग। चरों के बीच आकस्मिक संबंध की परिकल्पना का परीक्षण करना कहलाता है। देखिए, ना तो वो सूत्रात्मक अनुसंधान है, ना वो वर्णनात्मक अनुसंधान है, और ना वो आरेखीय अनुसंधान है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी कि इनमें से कोई नहीं। मॉडलिंग अनुसंधान में शामिल है, तो इसमें भी जो है ना तो सिंबॉलिक रिसर्च है, ना मैथमेटिकल, सिंबॉलिक रिसर्च भी है, मैथमेटिकल रिसर्च भी है, और सिमुलेशन रिसर्च भी है, तो ऑल ऑफ दीज है ना, इनमें से
सभी इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अनुसंधान की गुणवत्ता का निर्णय किया जाता है, तो वो अनुसंधान की प्रासंगिकता के द्वारा किया जाता है कि रेलिवेंस ऑफ रिसर्च जो है वो कैसी है, ठीक है ना। अनुसंधान का प्रथम चरण है, वो सीधी सी बात है कि रिसर्च के स्टेप्स जो होते हैं, ठीक, तो उस स्टेप में सबसे पहला स्टेप होता है कि किसी भी समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। शोध समस्या का चयन किस दृष्टिकोण से किया जाता है, तो वो होती है एक सोशल प्रासंगिकता, सोशल रेलिवेंस। सबसे आसान अभिवृत्तिक पैमाना जो एक सारांशित रेटिंग पैमाना है, तो वो है लिकर्ट स्केल। पाठ के अनुसार शैक्षिक अनुसंधान में मापी गई अधिकांश विशेषताएं संभवतः माप के किस स्तर पर मौजूद हैं, तो क्रम सूचक ऑर्डिनल्स स्तर पर मौजूद होती हैं। डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं, तो वो है MMPI, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, ठीक है, MMPI। कौन सा कार्य सारण्यन मूल स्थान को निर्दिष्ट करता है, तो वो होता है पूर्णांकों की सूची, दी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम सारणीकरण विधि को किस नाम से जाना जाता था, जो आपका टेबुलेशन मेथड था, तो वो था क्वीन मैक्लुसी। किसी प्रक्रिया, एक प्रक्रिया जिसमें डेटा हेरफेर, प्रासंगिक निष्कर्ष निकालने के लिए हेरफेर, सारांशीकरण शामिल होता है, वो कहलाता है, उसे हम डेटा एनालिसिस कहते हैं। 47 डेटा की समीक्षा करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो वो होती है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा व्याख्या। गणित की वह शाखा जिसमें डेटा का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है कहलाती है, तो वो होती है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकीय नमूनाकरण का अर्थ है, तो वो होता है विश्लेषण के लिए परिमित डेटा का नमूनाकरण, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सैंपलिंग। वितरण एक चार्ट है जो डेटा सेट के डैश मूल्यों के साथ आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी प्रदर्शित करता है, तो वो सिंगल, सिलेक्टेड या नन है ना, तो सभी इसका आंसर है ऑल, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। सर्वेक्षण का अंतिम चरण होता है, तो वो होता है रिपोर्टिंग। प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, तीनों बातों को, कि अनुसंधान का उद्देश्य क्या था, प्रश्नों की संक्षिप्तता कितनी थी, और प्रमुख प्रश्नों से क्या बचा गया है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। ये सभी ऐसी प्रश्नावली जिसमें किसी भी उत्तरदाता के अपने मत के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती कहलाती है, तो वो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, बंद सिरे वाले प्रश्न। यदि कोई शोधकर्ता छात्र विश्वविद्यालय के शिक्षकों के प्रदर्शन का अध्ययन करना चाहता है, तो कौन से उपकरण सबसे अधिक सराहनीय होंगे, जाहिर सी बात है क्वेश्चनियर होंगे, प्रश्नावली। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण का सबसे पहला सिद्धांत है, तो वो होता है संपूर्ण से भाग, होल टू पार्ट। जब प्रश्नों की एक निश्चित सूची सभी प्रतिभागियों को एक ही क्रम में दी जाती है, तो इसे कहा जाता है, तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, संरचित साक्षात्कार। किसी साक्षात्कार के लिए उत्तरदाताओं से प्रारंभ में संपर्क में आने की विधि, जिसमें
इनकार करने की दर सबसे कम होती है? तो वो होती है ऑप्शन डी कि उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना। यह प्रतिवादी से गहन जानकारी या किसी दिए गए मुद्दे को प्राप्त करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो वो होता है फोकस इंटरव्यू, केंद्रित साक्षात्कार। किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने को अभिव्यक्त करने के लिए उसका अनुसरण करके उसके बारे में अधिक जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिपरक विधि सबसे अच्छी है? ठीक है, तो वो होती है साक्षात्कार, इंटरव्यू, सीधी सी बात है। अब रिसर्च, सबने वर्ड सुना है, तो रिसर्च में आर का मतलब क्या होता है? तो वो होता है प्रतिधारण, रिटेन, आर फॉर रिटेन, याद रखिएगा। किस प्रकार का पैमाना अधिकतम रैंकिंग पैमाना है जो स्केल होता है? तो वो होता है ऑर्डिनल का, क्रम सूचक। किस प्रकार का पैमाना माप के उच्चतम रूप का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो होता है आपका अनुपात, रेशियो। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिवृत्ति का मूल घटक है? तो वो देखिए तीनों ही होते हैं, संज्ञानात्मक घटक, भावात्मक घटक और व्यवहारिक घटक। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। अब एक क्वेश्चन है कि मुझे अपनी नौकरी से प्यार है, यह किसी की नौकरी के प्रति अभिवृत्ति के किस घटक का उदाहरण है? अफेक्टिव का, भावात्मक। लिकर्ट स्केल का उपयोग करते समय शोधकर्ता आमतौर पर कितने विकल्पों का उपयोग करते हैं? 5 का। निम्नलिखित में से किस प्रकार के चर का शून्य बिंदु होगा? जाहिर सी बात है, रेशियो का होगा, अनुपात का होगा। माप के निम्नलिखित पैमाने को सबसे सरल से सबसे विकसित तक व्यवस्थित करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि सेकंड नंबर पर। तो सेकंड नंबर पर सबसे पहले हो जाएगा आपका नॉमिनल, उसके बाद फर्स्ट नंबर पर ऑर्डिनल, उसके बाद चौथे नंबर पर इंटरवल और फिर थर्ड नंबर पर रेशियो। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। माप के किस पैमाने में इकाइयों का वर्गीकरण, क्रम और समानता सुनिश्चित की जाती है? तो वो होता है इंटरवल, अंतराल। पूर्ण शून्य विद्यमान है, तो वो होता है अनुपात पैमाने में, रेशियो स्केल में। लिकर्ट स्केल का दूसरा नाम है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो होता है सुमेटेड रेटिंग स्केल, सारांशित रेटिंग पैमाना। वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए कौन सी विधि का सर्वोत्तम उपयोग किया जाएगा? तो वो होगी प्रयोगशाला कार्य का निष्पादन, जो लेबोरेटरी होती है, ठीक है ना। वैज्ञानिक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो वो होती है हाइपोथेसिस, परिकल्पना। एक शोध है। अब इन्होंने 4 पॉइंट्स दे दिए हैं और नीचे ऑप्शन में दे दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि चारों ही पॉइंट्स सही हैं इसमें, कि एक लक्ष्य निर्देशित गतिविधि भी है, नए कानून और सिद्धांत बनाने का प्रयास भी हो सकता है, स्थानीय या सार्वभौमिक समस्या का समाधान भी हो सकता है, और एकत्रित आंकड़ों का व्यवस्थित विश्लेषण भी हो सकता है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य नहीं है? तो वो है चरों का नियंत्रण, कंट्रोल वेरिएबल्स। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम है? तो वो होता है प्रॉब्लम अवेयरनेस, समस्या जागरूकता। ज्ञान
तक पहुंचने की किस विधि से सामान्य और सामान्य से विशेष की ओर संयुक्त तरीके से आगे बढ़ने पर जोर दिया जाता है? तो वो होता है वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक जांच की विशेषताएं क्या हैं? तो तीनों ही विशेषताएं हैं कि शिक्षार्थी केवल वैज्ञानिक रूप से उन्मुख प्रश्नों में संलग्न होता है, शिक्षार्थी केवल साक्ष्य को प्राथमिकता देता है और शिक्षार्थी व्याख्या का सूत्रीकरण केवल साक्ष्य से करे। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक पद्धति में सम्मिलित है, इसमें भी तीनों सम्मिलित हो सकते हैं कि परिकल्पना का निरूपण, परिकल्पना का परीक्षण और विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। डैश को शिक्षण शोध का जनक कहा जाता है, जो द फादर ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वो है N.L. गेक। ठीक है। साहित्य समीक्षा के सभी स्रोत हैं सिवाय किसके? जीती सी बात है, डिस्कशन के। भाई बुक्स हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, डिस्कशन नहीं हो सकते, चर्चाएं नहीं हो सकती। कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों ही कथन सत्य हैं कि किसी शोध जांच में पहला कदम खोज हो सकती है, किसी समस्या को व्यवहारिक या सैद्धांतिक समझना और एक उचित रूप से चयनित समस्या अनुसंधान का लक्ष्य निर्धारित करता है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। रिसर्च डिजाइन को कहा जाता है, तो देखिए वो शोध की रूपरेखा भी हो सकती है, यानी कि रिसर्च आउटलाइन, एक रिसर्च प्लान भी हो सकता है और एक ब्लूप्रिंट भी हो सकता है ना। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उपयुक्त सभी। एक अच्छी परिकल्पना तैयार करने के मानदंड हैं, तो वो भी तीनों ही हैं कि यह सत्यापन योग्य होना चाहिए, इसे परिमाणित रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए, इसमें तार्किक सरलता होनी चाहिए। तो ये भी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। शोध कार्य का खाका कहलाता है, खाका मीन्स जो ब्लूप्रिंट होता है, तो वो होता है अनुसंधान डिजाइन, जिसे हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। एक शोध निष्कर्ष की प्रामाणिकता है, तो वो होती है इसकी वस्तुनिष्ठा, ऑब्जेक्टिविटी। अनुसंधान डिजाइन एक खाका, रूपरेखा और एक है, क्या है? एक योजना हो सकती है, प्लान हो सकता है। डैश शोध में शोधकर्ता को पहले से उपलब्ध तथ्य या जानकारी का उपयोग करना होता है, उसका विश्लेषणात्मक करना होता है, एनालिटिकल। डैश का उद्देश्य उनका परीक्षण करने की बजाय परिकल्पना का विकास करना है, तो वो होता है परख अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। डैश कुछ अमूर्त विचार या सिद्धांत से संबंधित है, तो वो हो सकते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च, वैचारिक अनुसंधान। शून्य परिकल्पना है, देखिए जो शून्य परिकल्पना वो होती है जब चरों के बीच कोई अंतर ना हो, वेयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल। वही हमारी क्या है? नल हाइपोथेसिस है, वेयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी शोध जांच में शामिल मूल भाग है? तो तीनों ही शामिल हैं कि समस्या को परिभाषित करना, एक परिकल्पना तैयार करना और तथ्य या आंकड़े एकत्रित करना। तो डी राइट ऑप्शन है, ये सभी। सत्य शोध की मूल आवश्यकता है, यह केवल डैश द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, तो वो है पर्याप्त और विश्वसनीय समंक, जो भी सफिशिएंट और रिलायबल डाटा होता है ना, केवल उसके द्वारा ही। उस आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो उस आवृत्ति को निर्धारित करने के लिए जिसके साथ कुछ घटित होता है यह कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं डायग्रामेटिक रिसर्च, आरेखीय अनुसंधान।
और अनुसंधान की अंतिम अवस्था है तो जाहिर सी बात है वो होगी रिपोर्ट तैयार करना, जनरेट रिपोर्ट। एक शोधकर्ता के पास होना चाहिए, तो देखिए सीधी सी बात है, अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, वो ईमानदार भी होना चाहिए और वो निष्ठा भी होना चाहिए, सिंसियरिटी भी होनी चाहिए उसमें। तो ऑल ऑफ दीज ये आंसर है इसका, ये सभी। केस अध्ययन विधि में निम्न के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। देखिए व्यक्ति के बारे में भी, एक परिवार के बारे में भी और व्यक्तियों के समूह के बारे में भी। तो डी ऑप्शन राइट है ये सभी। जीवन विज्ञान में शोध को कहा जाता है जीवन और शारीरिक अनुसंधान, लाइफ एंड फिजिकल रिसर्च। व्यवसाय अनुसंधान में शामिल है तो वो होता है विपणन अनुसंधान, सीधी सी बात है, मार्केटिंग रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शोध नहीं है? अनौपचारिक, कैजुअल, और लास्ट है शोध शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो वो एक लैटिन शब्द से हुई थी, है ना, सी राइट ऑप्शन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लगभग 31 मिनट की वीडियो बनने जा रही है, केवल मैंने डिक्टेट ही किया है। तो मैं आपसे प्रयास करूंगा कि वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार इस तरीके से आप सुन लेना और अपने दोस्तों को भी वीडियो का लिंक भेज देना। और फिर से कह रहा हूं कि एमकॉम 16 पेपर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इस तरीके की भी आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे 2021 के, 22 के, कुछ 23 के और अब 24 के मैंने अपलोड करना शुरू किए हैं। थैंक यू।